अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस बुक के पीछे नेपोलियन हिल की 25 साल की मेहनत है। इन 25 सालों के अंदर नेपोलियन हिल ने उन 500 बेहतरीन सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए और उस इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के बाद उन्होंने एक 13 स्टेप फार्मूला ड्राइव किया कि जो भी उस 13 स्टेप फार्मूले को फॉलो करेगा वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए आइए इस बुक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक स्टोरी मेंशन की गई है जो कि है एडविन सी बार्नेस की। एडविन सी बार्नेस एक गरीब घर में पैदा हुए मगर उनके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो चाहते थे कि उस वक्त के बेहतरीन इन्वेंटर मिस्टर एडिसन के साथ कोलैबोरेशन करें, एक बिज़नेस कोलैबोरेशन करें, जो कि उस टाइम पे एक इम्पॉसिबल था कि एक लड़का जिसके पास कोई इतनी तालीम भी नहीं थी, ना ही उसके पास पैसा था, वो आगे बिज़नेस कोलैबोरेशन एक इतने बड़े इन्वेंटर उस वक्त के एडिसन उनके साथ कैसे बिज़नेस कोलैबोरेशन कर सकता है। मगर उनके पास क्या चीज़ थी? एक चीज़ थी जिसका नाम था बर्निंग डिज़ायर। खैर वो अपने सफ़र को उन्होंने स्टार्ट किया और वो न्यू जर्सी पहुंच गए जहाँ पे मिस्टर एडिसन की कंपनी थी और उन्होंने उनके साथ एक जॉब स्टार्ट करी। खैर साल गुजरते चले गए मगर उनकी वो बर्निंग डिज़ायर अभी तक पूरी नहीं हुई। इस बुक में बहुत अच्छी कोट मेंशन हुई है। इसमें लिखा है कि व्हेन वन इज़ ट्रूली रेडी फॉर अ थिंग इट पुट्स इन इट्स अपीयरेंस। और ऐसा ही हुआ। बार्नेस को एक अपॉर्चुनिटी मिली जो उन्होंने ग्रैब की। मिस्टर एडिसन ने एक बेहतरीन इन्वेंशन करी जिसको एडिफोन कहा जाता था। जब वो इन्वेंशन सक्सेसफुल हुई तो एडिसन ने कहा कि अब इसकी सेल्स स्टार्ट की जाए। तो उन्होंने अपने सेल्स वालों को बुलाया और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को उनको समझाया, मगर सेल्स वाले इतनी इंथुजियास्टिक नहीं थे इस प्रोडक्ट को लेते हुए। ये वो अपॉर्चुनिटी थी जब बार्नेस ने इसको ग्रैब किया और ये अपना मैसेज पहुंचाया कि मैं इस प्रोडक्ट की सेल्स स्टार्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने सेल्स स्टार्ट करी और सेल्स को एक्सट्रीम लेवल तक लेके चले गए। यहाँ तक ले गए कि एडिसन ने बार्नेस के साथ मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि इसके सेलिंग राइट सिर्फ और सिर्फ बार्नेस को दिए गए। बार्नेस ने इस प्रोडक्ट को लेते हुए 25 साल की एक बिज़नेस रिलेशनशिप कायम किया एडिसन के साथ। बर्निंग डिज़ायर के पीछे ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी क्या 3 चीज़ें थीं जिसने बार्नेस को मजबूर रखा अपनी गोल को अचीव करने के लिए। उसमें सबसे पहले है इनिशिएटिव। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, हिम्मत नहीं हारी। दूसरा है फेथ, अपने ऊपर भरोसा किया। और तीसरा है विल टू विन, सोचा कि मैं जीतूंगा, हिम्मत नहीं हारी। इन 3 चीज़ों से मिलके क्या चीज़ बनी? वो बर्निंग डिज़ायर है जिसने उनको मजबूर रखा। खैर ये तो हो गई एक सक्सेसफुल स्टोरी। इसमें एक फेलियर स्टोरी भी है जिसका नाम है 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। ये स्टोरी है एक अंकल और एक लड़के की जिसका नाम डार्बी है। ये एक अपने विलेज की प्रोमिनेंट शख्सियत हैं और इनको शौक़ है कि वो सोने की माइनिंग करें। खैर उन्होंने इस शौक़ को स्टार्ट किया और फाइनली वो गोल्ड रिजर्व्स तक पहुंच गए। ये हम सबको पता है कि गोल्ड माइनिंग के लिए या किसी भी माइनिंग के लिए आपको हैवी मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, मगर उस हैवी मशीनरी को परचेज़ करने के लिए इन दोनों लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने विलेजर्स, अपने रिश्तेदारों को, अपने गिरदोनवा के लोगों को कांटेक्ट किया और कुछ पैसे इकट्ठे किए। खैर वो इस पैसे इकट्ठे करने में भी कामयाब हो गए और बड़ी मशीनें भी परचेज़ कर लीं।
अब उन्होंने इस हैवी मशीनरी के थ्रू गोल्ड के रिजर्व्स को बाहर निकालना शुरू किया और उन्हें ये पता था कि सिर्फ 7 से 8 गोल्ड कार्ड्स को निकालने के बाद वो जो उनको वो उधार चढ़ा हुआ है उससे फारिग हो जाएंगे। सब चीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही थी। मगर एक दिन जब वो अपनी गोल्ड माइन को क्लोज़ करके घर जा रहे थे और प्लान कर रहे थे कि हमने कहाँ से काम शुरू करना है, जब वो सुबह आए तो उन्होंने देखा कि वो गोल्ड रिजर्व्स जो उनकी आंखों के सामने मौजूद थे अब वो वहाँ नहीं थे। क्या हुआ, कहाँ चले गए, कुछ नहीं पता। हम सबको पता है कि ज़मीन अपनी मूवमेंट बरकरार रखती है, तो वो गोल्ड रिजर्व्स उनकी आंखों से थोड़े फिट के फासले पे चले गए थे। खैर उन्होंने हिम्मत हार दी और फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने जो मशीनें बहुत लोगों से पैसे लेके ख़रीदे थी वो बेचनी पड़ गई, बेच दी। किसको बेची? एक कबाड़ियों को बेची। उस कबाड़िए ने क्या किया? वो कबाड़िया हमारी तरह के कबाड़ियों की तरह नहीं था, वो एक समझदार कबाड़िया था। उस कबाड़िए ने एक इंजीनियर को हायर किया और ये असेसमेंट करवाई कि जो गोल्ड के रिज़र्व्स डार्बी की आंखों और उनके अंकल की आंखों के सामने थे वो कहाँ गए। उस इंजीनियर ने कुछ कैलकुलेशंस करी और मालूम किया कि ये जो गोल्ड है ये सिर्फ 3 फीट के फासले पे मौजूद है। ये रिज़र्व्स अभी भी मौजूद हैं, सिर्फ 3 फीट की डिगिंग करनी है और ये रिज़र्व्स आपको मिल जाएंगे। उस कबाड़िए ने पहली फुर्सत में वो डिगिंग स्टार्ट करी। डिगिंग स्टार्ट करने के बाद उसके रिज़र्व्स उसके सामने थे जो डार्बी और उसके अंकल ने निकाले थे। जब ये ख़बर फैली मार्केट में और जब यह अखबार में लगी कि उस जंक मैन ने, उस कबाड़िए ने उन रिज़र्व्स को फाइंड आउट किया और एक बहुत ही अमीर आदमी बन गया, तो डार्बी और उसके अंकल बहुत अफसरदा हुए। खैर उनके अफसरदा होने की एक वजह और भी थी कि जो उन्होंने उधार लिया हुआ था अपने विलेजर से, अपने रिश्तेदारों से, वो उनको चुकाना था, जो उनको बहुत साल लगे चुकाने में। मगर डार्बी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट किया और इंश्योरेंस सेल्स करने में आए। उनकी एक बड़ी अच्छी कोट मेंशन हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आई स्टॉप 3 फीट फ्रॉम गोल्ड बट आई विल नेवर स्टॉप बिकॉज मैन से नो व्हेन आई आस्क देम टू बाय इंश्योरेंस। इसी तरह डार्बी उन 50 लोगों में शामिल हुए जो साल की मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंश्योरेंस सेल आउट करते थे। तो उन्होंने अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट किया। इस स्टोरी की समरी में एक पैराग्राफ मेंशन है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिफोर सक्सेस कम्स इन एनी मैन्स लाइफ ही इज़ श्योर टू मीट विद मच टेम्पररी डिफीट and perhaps some failures. When defeat overtakes a man, the easiest and the most logical thing to do is to quit. That is exactly the majority of the men do. इसी चैप्टर नंबर 1 के एंड में एक और स्टोरी मेंशन है हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड को हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उस टाइम पे V8 इंजन के मौजूद हेनरी फोर्ड हैं। जब उन्होंने यह आइडिया अपने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को प्रेजेंट किया कि मैं चाहता हूं कि 8 सिलेंडर एक ही इंजन के अंदर कास्ट हों, तो उनके इंजीनियर्स और उनके साइंटिस्ट ने स्ट्रेट अवे इस बात को मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि 8 सिलेंडर एक ही इंजन के अंदर कास्ट हों, एक ही इंजन ब्लॉक के अंदर कास्ट हों। मगर फोर्ड की डिटर्मिनेशन थी, वो चाहते थे कि 8 सिलेंडर एक ही इंजन के अंदर आए। उस डिटर्मिनेशन पे उन्होंने कहा कि आई कमांड, डू इट एंड आई नीड दैट। उनके इंजीनियर्स, साइंटिस्ट 6 महीने काम करते रहे, 1 साल काम करते रहे, सक्सेस नहीं मिली। जब उन्होंने बाद में उससे पूछा अपने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट से, तो उन्होंने कहा कि हमें सक्सेस नहीं मिली। उन्होंने अगेन कहा कि आई नीड दैट, इट्स माई ऑर्डर। उनके इंजीनियर्स और साइंटिस्ट
लगे रहे और फाइनली V8 इंजन को बनाने में कामयाब हो गए। खैर, ये तो थी स्टोरीज़ चैप्टर नंबर 1 की, इंट्रोडक्शन की। हम इसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 डिज़ायर, जो कि एक बेहतरीन चैप्टर है इस बुक का। खैर, ये तो था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो हमें चैप्टर नंबर 2 के लिए वेट करना पड़ेगा। खैर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।